स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के नियम, एम्पीयर का परिपतीय नियम और उसके अनुप्रयोगों का डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर कितना चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसमें। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। चैप्टर 1 में हम लोग ये डिस्कस किए थे, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है तब उस पर कितना आवेश लगता है। जैसे ये हमारा दो प्लेटें हैं, ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर जैसे कोई आवेश हमारा है स्थित वैद्युत क्षेत्र में, तब इस पर कितना बल लगता है, F बराबर QE। ये वैद्युत बल है। आज हमें ये डिस्कस करना है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब उस पर कितना बल लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कौन सी बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। इस तरफ ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हैं। ठीक, तो मान लेता हूं मैं ये B अपना चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और कोई आवेश गति कर रहा है। ये कोई आवेश है, ये गति कर रहा है। और गति कैसे कर रहा है ये गति हमने थोड़ा इसको ऐसे करवाया है। कितने वेग से गति कर रहा है ये, कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से। और ये मान लेते हैं ये जो गति कर रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर। ठीक, एक जर्नल कंडीशन मान लेते हैं कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पर v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमें इस पर लगने वाला क्या निकालना है, बल का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, उस फॉर्मूले से हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब उस पर कितना चुंबकीय बल लगता है। वैद्युत बल कितना लगता है, F बराबर QE। ऐसी कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर इस पर जो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा इस पर, चुंबकीय बल। कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। तो F बल और चुंबकीय के लिए मैंने क्या बना दिया, यहां पर M बना दिया। तो जो भी चुंबकीय बल लगेगा ये बेटा समानुपाती होता है किसके, किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। और इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी बात, यहां इस आवेश पर जो बल लगता है चुंबकीय बल, ये समानुपाती होता है किसके, इसके आवेश के आवेश का मान कितना है। जितना ज़्यादा मान होगा आवेश का उतना ज़्यादा बल लगेगा। तो इसके भी मैं क्या लिख दिया, समानुपाती Q। ठीक, तीसरी बात, ये जो चुंबकीय बल लगता है ये किसका समानुपाती होता है, इसके वेग के। ये हो गई तीसरी बात। ठीक है, चौथी बात, इस पे जो बल लगता है इसके वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना जो कोण है उसकी जया बोले तो साइन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन चारों बातों को एक साथ जोड़ के लिख देंगे। कैसे लिख देंगे हम लोग, एक साथ जोड़ के लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक
फॉर्मूला मिल जाएगा कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को एक साथ लिखने पर जब हम एक साथ लिखेंगे तब बेटा क्या मिलेगा, ये एफ एम बराबर क्या मिलेगा, एफ एम समानुपाती क्या मिलेगा यहां से, वी क्यू थीटा। यहां से इसका समानुपाती हटा देंगे और यहां नियतांक बेटा बढ़ता है वन। क्या नियतांक बढ़ाते हैं, वन इंटू वी क्यू वी साइन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ एम इक्वल टू वी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, बी क्यू बी साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, याद करने के लिए, क्यू बी वी साइन थीटा, याद क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, क्योंकि हमारा जो बल होता है सदिश राशि होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये दोनों चीजें देखो, इन दोनों के साथ क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है ना। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ये कैसा गुणन है, ये सदिश गुणन है। तो सदिश गुणन हम कैसे लिखते हैं, क्यू को बाहर लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ऐसे हम लोग इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो ये बेटा एक फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, क्यू वी वी साइन थीटा। जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से गति कर रहा होगा तब उस पर कितना बल लगेगा, क्यू वी वी साइन थीटा। किसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। और चुंबकीय और वैद्युत बल कितना लगता है, F बराबर क्यू बी। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, निकल के आ गया, क्यू बी वी साइन थीटा किसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल। मान, ठीक है, अगर ये आवेश गति ना कर रहा हो, स्थिर हो चुंबकीय क्षेत्र में, तब इस पर कितना बल लगेगा, कंडीशन देखते हैं। कितना बल लगता है चुंबकीय बल किसी आवेश पर, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। तो इसमें पहली कंडीशन है, जब आवेश क्या हो, आवेश स्थिर हो। आवेश क्या हो, स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। जब आवेश रुका हुआ होगा तो इसके लिए बी का मान बेटा कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा बोलो। स्थिर का मतलब क्या होता है, जो गति ना कर रहा हो, मतलब रुका हुआ है, तो बी बराबर 0। अब जब बी बराबर 0 हो गया तो बेटा अभी हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा, एफ बराबर क्या होता है, क्या होता है एफ बराबर बोलो, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। अगर यहां पर हम बी का मान रखेंगे तो एफ एम बराबर कितना आ जाएगा अपना, ये 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, तब उस पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता है। यही तो मतलब है इस बात का। जब भी बेटा कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रुका हुआ होता है, स्थिर होता है, तब उस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। आवेश पर चुंबकीय बल लगने के लिए क्या होना जरूरी है, उसका गति होना जरूरी है। अगर रुका हुआ होगा तो कोई बल लगने वाला नहीं है। तो मैं इस बात को नीचे लिख देता हूं, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, स्थिर होता है, तब उस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। कोई आवेश हमारा स्थिर होगा तो
चुंबकीय क्षेत्र में उस पर बेटा कोई भी बल लगने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनाते हैं। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्या हो, समांतर गति करे। ठीक, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की कैसे गति करे, समांतर। अभी ये किस कोण पर गति कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरफ है और गति की दिशा क्या है बेटा, इस तरफ है। तो किस कोण पर गति कर रहा था, ये किस कोण पर गति कर रहा था, थीटा कोण पर। लेकिन हमें ये कंडीशन लगानी है जब ये समांतर गति करे। तो समांतर के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। मतलब जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसी तरफ हमारी गति की दिशा हो जाएगी। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा आपका 0। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां अगर हम बल निकालें Fm बराबर QVV साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू में यहां क्या लगा दूंगा, थीटा की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहां पर 90, सॉरी 0 लगेगा, 90 नहीं 0 लगेगा। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। जब ये 0 तो पूरा पद क्या हो जाएगा अपना, ये 0। मतलब यहां पर भी बेटा चुंबकीय बल कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति कर रहा होता है तब भी उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है, ये कंडीशन हमें ये बता रही है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो तो उस पर चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हम ये बना सकते हैं जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो। कैसे गति कर रहा हो बेटा, लंबवत गति कर रहा हो। तो मैं तीसरी कंडीशन यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये मैं तीसरी कंडीशन यहां पे लिख देता हूं, जब कोई आवेश कैसी गति कर रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो। तीसरी कंडीशन है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो। चुंबकीय क्षेत्र के जब ये लंबवत गति करेगा तो यहां से ये जो कोण है, ये बी के बीच का कोण है और ये बेग के बीच का कोण है। तो लंबवत के लिए इसका क्या होना पड़ेगा बेटा, ऐसे होना पड़ेगा, तभी एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर अपना, 90 हो जाएगा थीटा का मान, है ना। अगर हम यहां से बल निकालेंगे तो Fm बराबर कितना आ जाएगा, ये QVV साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू बेटा मैं कितनी लगा दूंगा यहां पर, 90। तो हमारा आ जाएगा ये QVV। मतलब अगर हम यहां से बात करें तो बेटा ये बल का मैक्सिमम मान होगा। कैसा मान होगा, मैक्सिमम मान। क्यों होगा मैक्सिमम मान, क्योंकि बेटा साइन में सबसे बड़ा जो मान होता है वो साइन 90 का होता है, जो कि 1 होता है। ठीक, तो ये बल का कैसा मान होगा, मैक्सिमम। तो ज्यादा से ज्यादा जो बल लगेगा आवेश पर वो कब लगेगा, जब हमारा आवेश किस दिशा में गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। ठीक है, और अगर आवेश हमारा रुका हुआ है पहली कंडीशन से तो कोई बल उस पर कार्य करने वाला नहीं है। और जब समांतर प्रवेश कर रहा होगा, समांतर गति कर रहा होगा, तब भी उस कंडीशन में उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक, और तीसरी कंडीशन जब लंबवत गति कर रहा होगा तब उस समय बल का कैसा मान मिलेगा, हमें मैक्सिमम मान मिलेगा। और
सबसे ज़्यादा बल लगेगा उस कंडीशन में, ठीक है उस पर। अब हम इसमें बेटा ये ज्ञात करेंगे बल हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है ना बल। तो जब सदिश राशि है तो सदिश राशि में क्या होती है, मान होती है और दिशा होती है। तो मान तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे QBB sin थीटा से, लेकिन दिशा का क्या करें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बेटा दिशा वो देखते हैं। इसमें डिस्कस करेंगे बल की दिशा। ये हमने पढ़ लिया है, जब भी कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तब उस पर एक बल लगता है। कितना बल लगता है, F बराबर QBB sin थीटा। और बल हमारी एक सदिश राशि है, तो मान तो हम निकाल लेंगे, बल की दिशा निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए हम दो नियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो नियम हमारे काम में आते हैं। पहला इसमें हमारा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ठीक। और दूसरा होता है हमारा इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ठीक है। नियम नंबर हमने 1 पहला पढ़ लिया है, इसमें नियम नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। और दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम दूसरे नियम से क्या निकालते हैं, किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो दोनों नियम सीखने के बाद में आप चाहो तो किसी भी नियम से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हमें पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। इसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है ये नियम, समझते हैं इसको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, याद रहे इस नियम से हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात होती है। चैप्टर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उससे क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा निकलती है। और बाएं हाथ के नियम से हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय बल की दिशा निकालते हैं, ठीक है। तो बायां हाथ कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला उल्टा वाला जो हाथ होता है हमारा बायां होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 उंगलियों का मेनली यूज करना होता है। एक आपका अंगूठा, एक अंगूठे के पास वाली उंगली, और एक ये बीच वाली उंगली। तीनों को ऐसे स्प्रेड करना है, ऐसे फैलाना है कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये पहली शर्त है इसकी। कोई भी उंगली ऐसी नहीं रखेगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। जैसे ये अंगूठा है, ठीक, इसको हम बोलते हैं तर्जनी, और इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इन तीनों को हमें क्या करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री पे। आप देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 है। ये वाला एंगल कितना है, 90 है। इससे देखोगे ये भी 90 है। तो ऐसे हमें रखना है, ठीक है। तो करना क्या है हमें, ये वाली जो अंगूठा है, अंगूठा दिख रहा है ना, अंगूठा, अंगूठा बताएगा लगने वाले बल की दिशा को, ठीक है। ये बल को बताएगा। और ये जो ये वाली है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी जो उंगली है, इसको रखना है हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कहाँ रखना है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। और ये जो बीच वाली उंगली है, इसको हमें रखना है गति की दिशा में, वेग की दिशा में। जिस ओर क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कण गति कर रहा होगा, हमें उस दिशा में रखना है। तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा ना, वही दिशा हमारी किसकी दिशा हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी। जैसे मैं एक कंडीशन आपको दिखाता हूं यहां पर लेकर, जैसे ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, बताइए किधर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबवत अंदर की ओर। ये क्रॉस बने हैं ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और यहां पर ये कोई आवेश इस तरफ गति कर रहा है, ये इस तरफ गति कर रहा है, कितने वेग से, b वेग से। तो इस पे बल लगेगा, कितना बल लगेगा हम पढ़ चुके हैं। F बराबर क्या होता है, QBB
साइन थीटा। तो इससे तो हम बल का मान निकालेंगे कि आखिर कितना बल लगेगा, किस ओर बल लगेगा, दिशा क्या होगी, वो बेटा कौन बताएगा आपको, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। कैसे निकालेंगे, देखो आपको 3 उंगलियों का यूज करना है हमेशा, ठीक। इसको छोड़ दो, अभी इस उंगली और इस उंगली का हमें ध्यान रखना है। इसको हमें कहाँ रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। अब चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर, ये क्रॉस बना है ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैंने अंदर दिखा दी, ये वाली उंगली मुझे कहाँ दिखानी पड़ेगी, अंदर कर दी। और ये वाली जो उंगली बची है बेटा, इसको हमें कहाँ दिखानी है, गति की दिशा में। गति किधर कर रहा है, ये इधर, देखो इस तरफ गति है, बी भी इधर है, ठीक। तो अंगूठा किधर जा रहा है मेरा, ऊपर की तरफ, अंगूठा किधर जा रहा है, तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ बल लगेगा। आ गया ना समझ में, किधर लगेगा बल, ऊपर की ओर, ठीक। दूसरी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें, बताइए इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक। ये मैंने बाहर की ओर दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। और इस बार जो हमारा ये जो आवेश है वो गति कर रहा है किधर, नीचे की ओर गति कर रहा है v वेग से। हमें बताना है कि इस पर बल किधर लगेगा, कितना लगेगा, ये हम सीख चुके हैं, क्यू वी साइन थीटा से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं। अंगूठा छोड़ देते हैं, अभी अपने आप बल की दिशा को बता देगा। इस वाली उंगली को हमें कहाँ रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है तो मुझे उंगली कहाँ रखनी पड़ेगी, ये बाहर रखनी पड़ेगी। अब इस वाली उंगली का मुझे क्या करना है, इसको रखना है गति की दिशा में। अब गति की दिशा किधर है, नीचे है, तो ऐसे तो आएगा। देखो आप, ये बेग नीचे गति कर, ये आवेश नीचे गति कर रहा है, तो मेरी उंगली किधर है, नीचे। और ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंगूठा किधर जा रहा है, मेरी तरफ ना, तो इस पर किधर बल लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा, ठीक है। इधर की ओर क्या लगेगा, ये बल लगेगा, ठीक। नियम आ गया ना समझ में। तो ये नियम बेटा क्या कहता है, जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। तर्जनी जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और जो मध्यमा है वो कड़ के गति की दिशा में हो। तो अंगूठा जिस ओर भी होगा वो किसको बताएगा बेटा, लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये है फादर, फादर का एफ पकड़ना है, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, मतलब क्या बताएगा, ये बताएगा बल को। अब फादर, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। यदि तर्जनी किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा वेग की दिशा को बताए, तो जो अंगूठा होगा वो किसको बताएगा बेटा, लगने वाले बल की दिशा को, ठीक है। तो ये होता है हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दूसरा नियम है हमारा इसमें, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें नियम नंबर 1। उससे हम लोग क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, और इससे हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय बल की दिशा निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकलेगी दिशा। तो दायां हाथ हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक। और हथेली का नियम नंबर क्या कहता है, ये देखो, दायां हाथ आपको ऐसे फैलाना है, ये जो उंगलियां हैं ऐसे चिपका लेनी है, और ये जो हथेली है और ये अंगूठा है एक दूसरे पे क्या हों, परपेंडिकुलर हों, लंब हों, ठीक। इस टाइप से आपको ये फैलाना है, ठीक है। और ये जो उंगलियां हैं ना, उंगलियां हमें उस ओर रखनी है जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। किस ओर रखनी है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अंगूठा जो है ना, अंगूठा ये रखना है हमें गति की दिशा में, बोले तो वेग की दिशा में। तो अब इस हथेली पर जो धक्का लगेगा, धक्का याद रखना हमेशा इस वाली साइड से लगाते हैं। जैसे मैं ऐसे रख दूं, धक्का पीछे से लगेगा, ऐसे रख दूं, धक्का यहां से लगेगा, ऐसे रख दूं, धक्का तो नीचे से लगेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो हम धक्का किधर से मारेंगे, इसके रफ वाली स्पेस तरफ से धक्का मारेंगे, इधर से धक्का नहीं मारना है, हथेली के बैक से धक्का मारना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंगूठा बेटा कहाँ रखना है, गति की दिशा में, उंगलियां कहाँ रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तब इस पर जो धक्का लगेगा वो आपको खुद ब खुद क्या बता देगा बेटा, बल की दिशा। देखो मैं एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ एक। जैसे अभी हम लोग यहाँ सेम एग्जांपल पढ़े थे, ये है अपना
इस टाइप से, ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर ये हमारा कोई आवेश है Q प्लस Q और ये इस ओर गति कर रहा है। ठीक, अभी हम सेम कंडीशन निकाल के आए थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब हमें सेम कंडीशन क्या निकालनी है, दिशा निकालनी है, इस पर बल किधर लगेगा, दाएं हाथ की हथेली की नियम नंबर 2 से। ठीक है, क्या करना है, हमें अंगूठा और हथेली को ऐसे फैलाना है, उंगलियां मुझे किस ओर रखनी है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो क्रॉस बना है, किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर, तो मैंने उंगलियां कहाँ दिखा दी, अंदर की ओर। ठीक है, अब अंगूठा मुझे किधर रखना है, अंगूठा किधर रखना है, अंगूठा बेग की दिशा में, गति की दिशा में, गति किधर हो रही है, इस तरफ, तो मैं अंगूठा क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर क्या लगाएं, धक्का किधर से लगेगा, यहां से धक्का लगाना, तो मेरा हाथ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, तो इस पे बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा वो आप जानते हो, क्यू बी बी साइन थीटा। आ गया ना समझ में। अगर आप चाहो तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी ट्राई कर सकते हो, सेम निकल के आएगा। ऐसे लगाते हैं ना, ये उंगली कहाँ रहती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंदर कर दी भाई, और ये वाली उंगली कहाँ रहती है बेटा, बेग की दिशा में। देखो बेग की दिशा में है कि नहीं है, ये बेग की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, सेम आया निकल के। तो ये होता है बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, जब हम अपनी दाएं हाथ की हथेली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि एक दूसरे पर क्या हूं, लंब हूं, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हूं और अंगूठा बेग की दिशा में हो, तब हथेली पर लगने वाला लंबवत धक्का किसको बताता है, चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में हो गया ना। स्टेटमेंट लिख दें इसका। ठीक, तो ये दाएं हाथ की हथेली के नियम का स्टेटमेंट है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, अंगूठा वेग की दिशा में हो, तो हथेली पर जो लंबवत धक्का लगेगा उसकी दिशाएं किसको बताएगी, लगने वाले बल की दिशा को। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था। ये एग्जांपल उतार लेंगे आप। दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ इस टाइप से। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बल की दिशा क्या होने वाली है इधर। ये मैं बना देता हूँ इस टाइप से। और ये है आवेश, ये आवेश है जो कि हमारा गति कर रहा है किधर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसके ऊपर बल लगेगा, गतिमान आवेश है तो बल लगेगा इसके ऊपर। कितना बल लगेगा हमें वो पता है, क्यू बी बी साइन थीटा बल लगता है, लेकिन उस बल की दिशा क्या होगी वो हमें बतानी है। इस पे बल की दिशा बतानी है, किधर बल लगेगा। तो आपके पास दिशा निकालने के लिए 2 नियम हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और हथेली का नियम नंबर 2। दोनों से आप चेक कर सकते हो, दोनों से दिशा सेम ही निकल के आएगी। तो पहले फ्लेमिंग का नियम लगा लेते हैं। तो 3 उंगलियां हमने इस प्रकार फैला ली, ये है मदर, ये है फादर, ये मदर और ये भाई। ठीक है, तो इसको मुझे किधर रखना है, इस वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र देखो बेटा डॉट बना है, इसका मतलब बाहर की तरफ है, मैंने बाहर दिखा दिया। ये वाली उंगली कहाँ रखते हैं, ये वाली उंगली बेग की दिशा में। क्या बेग की दिशा में है ये उंगली, अभी नहीं है, तो ये देखो बाहर है, इसको पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूंगा। देखो ये वाली उंगली मुझे किधर आ गई, अब ये बेग की दिशा में, और ये वाली उंगली किधर आ गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, उस ओर जा रहा है ना, अंगूठा मेरा किधर है, इस तरफ है। तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ये इस तरफ आ जाएगा हमारा चुंबकीय बल। आप सेम कंडीशन चेक कर सकते हो बाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। इसको ऐसे फैलाना है आपको, या अंगूठा रखना है हमें बेग की दिशा में, और उंगलियां किधर इशारा करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बोलो, बाहर कर दी मैंने उंगलियां, और अंगूठा ऊपर। तो धक्का किधर से मारोगे, इधर से मारोगे ना, धक्का किधर से मारना है, इधर से मारना है। तो बताइए बल किधर आया, इधर ही निकल के आएगा। आगे समझ में कि नहीं आई बताओ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये जो आवेश है, तीसरा मैं इसी को कर देता हूँ
ये जो आवेश है यहाँ पर इस बल की दिशा को मैंने चेंज कर दिया, बल की दिशा को मैंने कर दिया, बेग की दिशा को मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आपको बताना है कि इस पर किधर बल लगेगा और किधर बल लगेगा। तो दोनों नियम से आप चेक कर सकते हो, दोनों से सेम निकल के आएगा। पहले ये हथेली के चांद तो नियम लगा लो आप। तो अंगूठा मुझे किधर रखना होता है, बेग की दिशा में, और उंगलियां किधर रखनी है मेरे को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र में था किधर है, अंदर, अंदर दिखा दिया। और अंगूठा मुझे किधर रखना है, बेग की दिशा में। तो बेग की दिशा में तो ऐसे आएगा, ये इस टाइप से ना। देखो मेरा अंगूठा किधर है, बेग की दिशा में, बेग नीचे आ रहा है ये, और उंगलियां मेरी किधर है, अंदर की ओर, मेरे चुंबक क्षेत्र अंदर है। तो धक्का किधर से लगेगा, तो इधर बल, इस पे बल किधर जाएगा, किधर लगेगा इस पे बल, इधर की ओर। अब आप चेक करो तो चाहे इससे भी चेक कर लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से सेम ही निकल के आएगा। तो ये अपना अंगूठा आ गया, बल की दिशा को बताएगा, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, और इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखते हैं, बेग की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, बेग हमारा नीचे है, देखो अंगूठा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अगला मैं यहाँ चौथी वाली कंडीशन बना देता हूँ, चौथी कंडीशन में इसी को कर देता हूँ, ये अपना चौथा हो जाएगा। और मैंने क्या कर दिया, इस आवेश का पॉजिटिव ना करके इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया है। क्या कर दिया मैंने, इसको नेगेटिव कर दिया है। और इसकी जो बेग की जो दिशा है वो मैंने कर दी इस तरफ, ये इस तरफ गति कर रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मैंने क्या कर दिया है, अंदर की ओर। ठीक है, अब हमें बताना है इस पर किधर बल लगेगा। ये मैंने क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, भीतर की ओर है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा भीतर की ओर है, हमें बताना है इस पर किधर लगेगा बल। तो कितने नियम है हमारे पास, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो चेक करते हैं पहले फ्लेमिंग के नियम से। ठीक है, तो ये तीनों उंगलियां ऐसे फैला दी हमने। ठीक, तो अंगूठा मुझे किधर रखना है, अंगूठा बल को बता देगा ऑटोमेटिक। अगर ये दो उंगली हमने रख ली तो अंगूठा अपने आप बता देगा। तो ये वाली उंगली कहाँ रखते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र हमारा किधर है, अंदर की ओर। और ये मुझे कहाँ रखना होता है, बल की दिशा में। तो बल किधर आ रहा है, किधर आ रहा है अंगूठा, ऊपर। लेकिन एक चीज याद रहे, अगर ये प्लस का आवेश होता तो बल बेटा हमारा ऊपर ही हो जाता। तो ये वाली उंगली मुझे कहाँ रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ। और ये क्या है, बल, बेग की दिशा में आ गया। तो अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, लेकिन याद रखना यहाँ पर बेटा माइनस का आवेश है। अगर ये प्लस का आवेश होता तो बल किधर लगता, ऊपर की तरफ। लेकिन बल अब भी ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन जो बल की दिशा होगी वो बेटा विपरीत हो जाएगी इसके। नहीं आया समझ में, ये माइनस वाले आवेश के लिए बता रहा हूं मैं, माइनस वाले आवेश के लिए। अगर ये प्लस का आवेश होता तो बल की दिशा किधर आती, ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट कर देंगे, क्योंकि आवेश हमारा क्या है, ये माइनस का है। अगर प्लस होता तो ऊपर ही होती दिशा। ठीक है, मतलब माइनस का जो आवेश होता है, नेगेटिव जो होता है, उसके लिए जो दिशा निकालते हैं वो प्लस की जरा देखो और अपोजिट कर दो उससे। जैसे बल की दिशा इधर आई, अगर माइनस का आवेश है तो बल की दिशा आपको इधर दिखानी पड़ेगी, ऊपर है तो नीचे दिखानी पड़ेगी। सही है, अपोजिट दिखाते हैं माइनस वाले में। ठीक, चाहे आप फ्लेमिंग के नियम से लगा दें, चाहे इस नियम से निकाल दें, सेम ही निकल के आएगा। देखो माइनस, अगर प्लस का आवेश होता तो जो बल की दिशा आप निकाल रहे हो वही आएगी। अगर मैं इसको माइनस कर दूं ना आवेश माइनस, तो ये बल की दिशा ये नहीं होगी, तुम्हारे हिसाब से आएगी ये, बट हम लिखेंगे क्या, इसको अपोजिट लिखेंगे। ये माइनस वाले में ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको तुम्हें इससे निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ ये चीज मुझे कहाँ रखनी है, गति की दिशा में। उंगलियां कहाँ रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो उंगलियां मेरी अंदर आ गई, और ये अंगूठा किधर है मेरा, बेग की दिशा में। तो ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। ऊपर होना चाहिए बल की दिशा, कब होनी चाहिए, जब प्लस हो। लेकिन माइनस के लिए मुझे क्या, ऊपर होना चाहिए, लेकिन माइनस के लिए मुझे किधर दिखाना पड़ेगा, अपोजिट। आ गया समझ में। तो ये है बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी आवेश पर जब वो गतिमान होगा, कहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर बल की दिशा को निकालेंगे। तो अगला टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स।
देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, जब कभी किसी आवेश पर वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों एक साथ लगते हैं तो उस बल को हम क्या क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर किसी आवेश पर वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों एक साथ कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, वह स्थान क्या लिखेंगे हम इसमें, वह स्थान जहां किसी आवेश पर कौन सा बल, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं, दोनों कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, तो जब भी कोई आवेश ऐसी जगह स्थित हो जहां वैद्युत क्षेत्र भी हो, जाहिर सी बात है जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल लगेगा, तो उस पर टोटल बल कितना लगेगा, आप कहोगे सर टोटल बल लगेगा उस पर एफ नेट, नेट मतलब कुल। ठीक, और बल आप जानते हो बेटा सदिश राशि है, तो बलों का हम लोग क्या लेंगे, कौन सा योग, सदिश योग। तो मैंने वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर, तो कौन कौन से बेटा बल होंगे, एक तो यहाँ वैद्युत बल होगा, तो मैं क्या लिख दे रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस और एफ वेक्टर एम मतलब चुंबकीय बल, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो टोटल बल क्या होगा बेटा उस पर, वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। अच्छा, किसी भी आवेश पर जब वो वैद्युत क्षेत्र में होता है कितना बल लगता है, एफ बराबर, जब भी कोई आवेश, ये अपना वैद्युत क्षेत्र है -2 प्लस इधर की तरफ, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ, ये कोई आवेश है अपनी तरफ, बताओ कि इस पर कितना बल लगेगा, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर कितना बल लगता है उसके ऊपर, एफ बराबर क्यू ई बल लगता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, क्यू ई वेक्टर लिखना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि क्यू जो है हमारा अदिश है, अदिश राशियों के ऊपर तीर लगाते नहीं है, वैद्युत क्षेत्र हमारा सदिश है तो उसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया हमने। अच्छा, चुंबकीय बल कितना लगता है किसी आवेश पर, अभी पढ़े थे जस्ट, एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, क्यू वी वी साइन थीटा, लेकिन मुझे इस पर वेक्टर लगाना है, तो वेक्टर लगाने के लिए बेटा मैं क्या करूं, इस पर देखो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मुझे आप ये बताओ, ये क्या लिखा है, वी वी ये साइन थीटा है, इसका मतलब ये कैसा योग है, कैसा गुणन है, ये हमारा सदिश गुणन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, कुछ कॉमन, क्यू कॉमन है, तो इधर अपना कितना जाएगा, ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं वी वेक्टर इनटू में बी वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, लॉरेंज बल का फॉर्मूला। तो वह बल, वह स्थान जहां किसी आवेश पर क्या हो, वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों क्या करें, कार्य कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल है तो इसमें वैद्युत बल भी होगा प्लस चुंबकीय बल भी होगा। वेक्टर बेटा इसलिए लगाया है क्योंकि जो बल होता है ये हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशियों का बेटा सदिश योग लेते हैं दिशा सहित, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वेक्टर लगा दिया। ठीक, और वो वैद्युत बल होता है वो कितना लगता है, एफ बराबर क्यू ई, तो देखो क्यू ई लगा दिया हमने, वेक्टर लगाना पड़ेगा, ई पर क्यू पर वेक्टर नहीं लगेगा, प्लस ये कितना होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, तो इसको भी हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वी वी साइन थीटा ये हमारा सदिश योग है जिसको हम लिखते हैं बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, क्यू हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारा आ ही जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉरेंज बल।
इसमें क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पर इतने 0.1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो B का मान हमें दे रखा है 0.1 न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵, ये इसका B का मान दिया है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करता है, प्रवेश करता है। और लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल F का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब कितना बल लगता है इस पर, F बराबर QBB sin थीटा, QBB sin थीटा। अच्छा, गति कौन कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बेटा गति करता है, इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाना पड़ेगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। V का मान कितना है 10⁵, और स्मॉल कैपिटल B कितना है 0.1, और साइन ऐसे ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी लगा दूंगा मैं 90। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 0.1 इंटू पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻14, और साइन 90 उसको लगाना ना लगाना बराबर ही है। तो 16 एकम 16 0.16 गुणा 10⁻⁻14 न्यूटन, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो इतना इसके ऊपर क्या लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होता है। पथ बोले तो रास्ता, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है, तब उसका पथ कैसा होगा। पथ बोले तो रास्ता कैसा होगा, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ, मतलब यह है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका रास्ता कैसा होता है, वो ऐसे ऐसी गति करेगा या सीधे चलता रहेगा या ऐसी गति करेगा, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गतिमान आवेश, तब उसका पथ कैसा होता है। तो यहाँ पर हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है हमारी, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कैसे प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे। और दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कैसे लंबवत प्रवेश करे, कैसे प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे। और तीसरी कंडीशन है, जब गतिमान आवेश अन्य कोण पर प्रवेश करे, अन्य कोण पर प्रवेश करे। तो 3 कंडीशंस हमें पढ़नी है। 3 तरीके से हमें उस आवेश का रास्ता बताना है कि कैसा होगा। जब आवेश कैसे गति करे, समांतर और लंबवत की कंडीशन में, और अन्य कोण की कंडीशन में क्या होने वाला है, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करते हैं। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी पहली है, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, और देखते हैं।
ठीक है, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। तो ये है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें किसी आवेश को ऐसे गति करवाना है जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसी तरफ क्या हो जाए, उसकी गति की दिशा हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे कि समांतर है। समांतर का मतलब समान दिशा में। तो ये कोई आवेश है हमारे पास, ठीक। हमने यहां से इसको गति करवाया, देखो इस तरफ, किस तरफ गति करवाया, इस तरफ। अब आप यहां देख सकते हो बेटा, जिस तरफ गति करवा रहे हैं हम लोग उसी तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो समांतर हो गया। अच्छा, जब ये समांतर है तो थीटा का मान कितना होगा, 0। थीटा कितना होगा, 0 होगा। और जब थीटा 0 है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है कितना बल लगता है उसके ऊपर, Fm बराबर QVV साइन थीटा, QVV। तो ये QVV साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 लगा देते हैं यहाँ। अब साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कितना हो गया, ये कितना बल आया, 0 आया। मतलब ये है कि हम किसी भी आवेश को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कराएंगे तो उसका बेटा पथ कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा। जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो ये कैसे कैसे गति करता रहेगा, ये ऐसी सीधी रेखा में ही गति करता रहेगा। नहीं आया समझ में? जब इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है तो ये गति कैसे करेगा, ये करेगा बेटा, ये सीधी रेखा में ही गति करेगा, ऐसे ऐसी गति करता रहेगा ना, ऐसी गति करेगा ना, ये ऐसी गति होती रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सरल रेखा में गति, या फिर क्या बोलते हो, रुजु रेखीय गति, ठीक है। तो कैसी गति होगी, रुजु रेखीय। तो जब भी कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, सरल रेखीय। हम इसी को क्या बोल सकते हैं, और रुजु रेखीय, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं, जब कोई आवेश, जब कोई गतिमान आवेश, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, रेखीय, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय होता है। तो ये कैसे पथ पे गति करेगा, सीधी रेखा में ही गति करता रहेगा, क्योंकि इस पे कोई बल ही नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें पढ़ते हैं, ये वाला आ गया समझ में। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। ये दूसरी कंडीशन है, ये क्या हो, ये लंबवत हो, ठीक। तो डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, और लंबवत प्रवेश करवाते हैं हम लोग, इसका लंबवत प्रवेश करवाते हैं। लंबवत प्रवेश, इसको मिटा देता हूं मैं। कैसा प्रवेश हो इसका, लंबवत, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। तो ये मैंने दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र, किधर है चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबवत अंदर की ओर, ठीक, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये मैंने दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, और किधर की तरफ है बेटा, ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, किसी आवेश को कैसे गति कराना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराना। चुंबकीय क्षेत्र मेरा किधर है, अंदर है। आप इससे मार्कर से समझो, ये इसकी जो कैप है अंदर है, ठीक। मैं कैसे गति कराऊं, ऐसे गति करा दूं इस तरफ के लिए। आप देखो एंगल कितना बनना है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया, इस टाइप से आवेश ले लिया। ये किधर गति करेगा, ये इस तरफ गति करेगा, नहीं करेगा गति, इस तरफ गति करेगा। आप चेक कर लो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भी नहीं बन रहा है। लंबत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री प्रवेश। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, और बेग किधर है, इस तरफ है। अगर आप इसको देखो, ये काला वाला मार्कर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, नीला वाला इसकी गति की दिशा को बता रहा है, तो ये एंगल कितना है, यानी प्रवेश कैसा हुआ है, लंबत प्रवेश हुआ है। ठीक, अच्छा आप बता सकते हो इसमें बल किधर लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 से आप चेक कर सकते हो। तो दोनों नियम है आपके पास, किसी से भी आप चेक करें। बताएं इस पे बल किधर लगेगा, कितना लगेगा ये आप जानते हो, कितना बल लगता है, F बराबर QBV sin थीटा, लेकिन किधर लगेगा ये बताना है। तो मैं यहाँ दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाता हूँ। ठीक है, अंगूठा हम कहाँ रखते हैं हमेशा, गति की दिशा में, उंगलियां कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तब इस पर जो धक्का लगता है इधर से, उसकी दिशा क्या बताती है, बल की दिशा को। अंगूठा कहाँ रखूं, गति की दिशा में आ गया, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। किधर लगेगा बल, ऊपर की ओर, ऐसे लगेगा बल। ठीक है, इधर ऐसे क्या लगेगा, ये इधर क्या लगेगा, ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है। अब यहां बेटा थोड़ा सा क्लास 11 का ये कॉन्सेप्ट है, बेग और बल। बेग और बल एक दूसरे पर क्या हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो याद रखना बेटा, जब भी बल और गति की दिशा एक दूसरे पर लंब होते हैं तो गति पता कैसी होती है, गति होती है बेटा इसकी, कैसी गति होती है, वृत्ताकार। कैसी गति होती है, वृत्ताकार गति होती है। ठीक है, ये जब अप्लाई होता है जब बेटा बल क्या हो और बेग क्या हो, एक दूसरे पर लंब होते हैं। जब बल और बेग एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंबत होते हैं, या आप ऐसे कह दो जब बल और बेग एक दूसरे पर लंब होते हैं, तब कण कैसी गति करता है, वृत्ताकार गति करता है। ठीक है, तो हमसे बेटा वो ये पूछता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबत गति करता है तब उसका पथ कैसा होता है, कैसा होगा पथ, वृत्ताकार, गोलाकार नहीं, कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक है, अब आप जानते हो वृत्त की त्रिज्या होती है, क्या होती है, आपसे त्रिज्या पूछेगा कि बताइए त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, अब ये क्या होगा, आवेश ऐसे ऐसे घूमेगा, आवेश कैसे कैसे घूमेगा, ये ऐसे बेटा जब घूमेगा, जब कैसे प्रवेश होगा, ये लंबत, समांतर प्रवेश कराओगे तो सीधी रेखा में चलता रहेगा वो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा ये। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखना, बता सकते हो यहाँ F का मान कितना होगा, F का मान मैं एक चीज लिख देता हूं पहले, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, वृत्ताकार होता है। तब उसका पथ कैसा होता है, तब उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आप बता सकते हो यहां से F का मान कितना होगा, किसी भी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है, बोलो कितना बल लगता है, F बराबर कितना लगता है, F बराबर QVV sin थीटा, QVV, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं भैया। ठीक है, कितना बल लगता है, F बराबर QVV sin थीटा। और एक चीज और याद रखना, ये कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति। और बेटा वृत्तीय गति होने के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है, अगर वो बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगी। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। ये क्लास 11 की बातें हैं कि जब भी बेटा कोई कण कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति करता है, तब उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का होना बेटा बहुत जरूरी है वृत्तीय गति के लिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mv² बटे में r।
एम बी स्क्वायर बटे में आर। एम जानते हो क्या है? एम है बेटा जो कण गति कर रहा है उसका द्रव्यमान, और बी क्या है? जिस वेग से गति कर रहा है ये वो है, और आर जिस त्रिज्या के पथ पे गति कर रहा है ये वो है। ठीक है, और याद रखना बेटा ये जो अभिकेंद्रीय जो बल होता है, ये यहां जो काम करेगा बेटा अभिकेंद्रीय बल का, ये कौन काम करेगा? चुंबकीय बल। कौन काम करेगा? ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? इसको समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो बताओ यहां क्या आ जाएगा बेटा? क्यू बीवी साइन थीटा, क्यू बीवी साइन थीटा। लेकिन बेटा यहाँ अगर साइन थीटा अगर ये लंबवत प्रवेश हुआ है तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी लगेगी? 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो मैं कुल मिला के यहाँ से साइन को हटा सकता हूँ। कुल मिला के हमें कितना मिल जाएगा? ये साइन क्यों हटाई समझ में आ गई? क्योंकि बेटा यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 90। और अगर साइन 90 लगाएंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, मतलब केवल F बराबर क्यू बी बी ही बचेगा। तो क्यू बी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ बोलो? एम बी स्क्वायर बटे में आर। ठीक है, यहां से मुझे आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भैया? आर का मान। तो पहले मैं एक काम करता हूं, एक बी से एक बी निपटा देता हूं। तो आर बराबर बेटा आ जाएगा अपना ये एम बी बटे में क्यू बी। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या कैलकुलेट करोगे इससे? ये जो घूम रहा है ना, किस जैसे इसका कुछ त्रिज्या होगी नहीं होगी इसकी? इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? इसकी ये त्रिज्या निकालेंगे, एम बी बटे में क्यू बी। ठीक है, जो ये कण गति करेगा वृत्ताकार गति, तो वृत्ताकार पथ की हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। और हमसे बेटा वो क्या पूछता है? इसका आवर्तकाल पूछता है। क्या पूछता है? आवर्तकाल। मैं आवर्तकाल भी लिख देता हूं। देखो आवर्तकाल पहले समझ लेते हैं क्या होता है। आवर्तकाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। देखो बेटा आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है, ये बताओ ये घूमेगा हैं? घूमेगा नहीं घूमेगा ये ऐसे? तो आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में लगा समय। एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय। जैसे घड़ी होती है दीवार वाली, उसमें 3 सुइयां होती हैं, 1 मिनट वाली, 1 सेकंड वाली और 1 घंटे वाली। जैसे मैं आपसे पूछूं जो सेकंड वाली सुई है उसका आवर्तकाल कितना होता है? एक चक्कर कितने समय में लगाती है वो? एक चक्कर कितने समय में लगाती है सेकंड वाली सुई? 60 सेकंड में, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 1 मिनट में। ये तो बोलोगे सेकंड वाली सुई का घड़ी में एक चक्कर में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट, 60 सेकंड यानी 1 मिनट। तो उसका वो क्या हो गया? आवर्तकाल। अगर मैं आपसे पूछूं मिनट वाली सुई का, वो लगाती है 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में, तो उसका आवर्तकाल कितना हो गया? 1 घंटा। और घंटे वाली सुई का 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे में लौट के वहीं आ जाती है वो, तो उसका आवर्तकाल कितना हो गया? ऐसे ही बेटा हमें ये बताना है, ये जो घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा लौट के वहीं आ जाएगा, तो हमें बताना है कि आवर्तकाल क्या होता है बेटा? एक चक्कर में लगा समय। तो हमें आवर्तकाल बताना है कि ये कितने समय में घूम के कितने समय में एक चक्कर लगा रहा है। तो मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर में लगा क्या कहलाता है? एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओगे, एक फॉर्मूला बेटा हम अक्सर पढ़ते हैं, चाल बराबर क्या होता है बेटा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो समय बराबर क्या होगा फिर? समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा दूरी, चाल गुणा नहीं, चाल गुणा दूरी नहीं, दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा ये? दूरी बटा चाल। अच्छा जब ये आवेश, ये कण एक चक्कर लगाएगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा? ये तो दूरी तय करेगा ये। इसे क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि कितनी होती है बेटा? दूरी, ये एक चक्कर जो लगाएगा तो ये दूरी तो तय होगी। इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? परिधि कितनी होती है वृत्त की? 2 पाई r। और चाल कितनी है? चाल है बी लगा देते हैं यहाँ। नहीं आया समझ में बेटा? ये समझ में आई बात नहीं आई? दूरी का मतलब क्या है?
एक चक्कर में कौन सी दूरी चलेगा? ये तो चलेगा, ये गोलाई है जो बनाई है मैंने। तो ये क्या होती है? वृत्त की परिधि, जो जिसको हम क्या लिखते हैं 2πr, और चाल क्या है? v, तो v लिख दिया बटे में। अब r का मान उठा के यहाँ से यहाँ लगा दो, ठीक। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, r का मान उठा के इधर लगा देता हूँ। तो ये, और समय को लिखते हैं बेटा t से, कैपिटल T लिख देना आवर्तकाल के लिए। तो 2π और r का मान है यहाँ mb बटे में qb, और ये ऊपर वाला b भी यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये v से भी काट देंगे, तो ये t बराबर आ जाएगा 2πm बटे में qb। तो ये निकलेगा बेटा इस फॉर्मूले से क्या? इसका आवर्तकाल। एक चीज हमसे बेटा और पूछता है, वो इसकी आवृत्ति पूछता है। आवर्तकाल क्या होता है बेटा? एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय। एक होती है बेटा आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में लगने वाले चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति, ठीक है। जैसे मैंने 1 सेकंड में जैसे जितनी बार घुमाया पकड़ के 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जितनी बार घुमाया वो क्या होगी? इसकी आवृत्ति। 1 सेकंड में जितनी बार घुमाया, जैसे 3 बार घूम गया समझ लो 1 सेकंड में, तो इसकी आवृत्ति कितनी है? 3 चक्कर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 3 चक्कर लग रहे हैं, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर में, देखो ये हो गया बेटा आवर्तकाल। क्या हो गया? ये हो गया आवर्तकाल। जैसे मान, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 2 सेकंड लगे इसको यहाँ तक आने में। कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। तो ये क्या होता है? आवर्तकाल। अब आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में जितना घुमा लूं पकड़ के, 2 चक्कर लगे 1 सेकंड में। तो आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। और आवर्तकाल क्या होता है? 1 चक्कर में लगा समय, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? आवृत्ति। इस डायग्राम को मिटा दूं मैं, इस डायग्राम को मिटा देते हैं। एक सेकंड में चक्करों की संख्या। तो दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? इसमें आवृत्ति निकालेंगे। तो आवृत्ति बेटा क्या होती है? एक सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति को लिखते हैं बेटा f से लिख देते हैं। f ये होता है बेटा 1/t, मतलब आवर्तकाल का उल्टा। तो हम आवर्तकाल का यहाँ मान लगा देंगे, कितना आया था ये? 2πm बटे में qb। तो f बराबर ही आ जाएगा qv बटे में 2πm। तो ये बेटा निकल के आ गई आवृत्ति, और इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे आवर्तकाल, और इससे क्या निकालेंगे? उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम तीसरी कंडीशन की ओर, जिसमें अभी तक हमने 2 कंडीशन पढ़ ली हैं। जब समांतर प्रवेश करे तो पथ कैसा होता है? कण का सरल रेखा में। और जब लंबवत गति करेगा तो कैसा प्रवेश होगा? तो कैसा पथ होगा उसका? वृत्ताकार। ऐसे ऐसे कण घूमने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और 1 सेकंड में एक सेकंड में कितना घूम लेगा? आवृत्ति ऐसे निकालेंगे। और 1 सेकंड में कितना समय लेगा घूमने में, वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब तीसरा हमें इसमें क्या पढ़ना है? जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अन्य कोण पर प्रवेश करे। अन्य कोण का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 10 डिग्री, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 60, मतलब इन दोनों को नहीं, इन दोनों को हमें नहीं लेना है। समांतर और प्रवेश को छोड़, समांतर और लंबवत को छोड़ के हम प्रवेश कराएंगे। अन्य कोण बोले तो 90 का और 0 का हमने देख लिया, अब अन्य कोण में प्रवेश कराते हैं। तो तीसरा इसमें हमारे कंडीशन है, जब गतिमान आवेश अन्य कोण पर प्रवेश करे, ठीक। अन्य कोण पे मतलब है कि ये हमारा देखिए चुंबकीय क्षेत्र है इस तरफ, ठीक है। ये क्या है? अपना चुंबकीय क्षेत्र है, और ये अपना आवेश है। ये हमारा क्या है? इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र, मतलब b का मान है ना। और हम इसको कुछ ऐसे गति करवा रहे हैं, कितने कोण पर? थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। ये थीटा कोण पर गति कर रहा है ऐसे v वेग से, ठीक है।
अभी तक हमने बेटा समांतर परिवेश कराया था, मतलब थीटा का मान कितना लिए थे हम लोग, 0 डिग्री। और दूसरी बार में कैसे परिवेश कराया था, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, है ना। ये जो थीटा है ये अन्य कोण है, बोले तो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे बेटा, ये जो है यहां पर देखें जरा, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और बेग किधर है, इस तरफ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको वियोजित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वियोजित बेटा करने की जरूरत जब पड़ती है जब चीजें एक दिशा में नहीं होती हैं। हम क्या कोशिश करते हैं, उन सभी को एक दिशा में लाने की बेटा कोशिश करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। तो पहले इसको वियोजित करेंगे, और वियोजित बेटा कैसे किया जाता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अलोंग, मतलब एक्स वाई दिशा के संदर्भ में हम इसको क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। तो ये अपना काम कर रही है एक्स का, और यहां मैं बना देता हूं कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब वियोजन हम करेंगे किसका, v का वियोजन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो जिस तरफ थीटा कोण होता है, ये बात पहले हो चुकी है, जिस तरफ थीटा कोण बनता है उस तरफ कौन सा घटक लेते हैं, कॉस थीटा वाला। तो इधर क्या आ जाएगा, v कॉस थीटा, और ये किधर जाएगा, इस तरफ, नहीं आई समझ में, इस तरफ जाएगा ना बेटा ये। और ये वाला, और इस तरफ कौन सा घटक लेंगे, v साइन थीटा, v साइन थीटा। तो आप देख सकते हो बेटा, b के दोनों घटक जो हैं, b के दोनों जो घटक हैं, b cos थीटा और v साइन थीटा मिल गए हमको। अच्छा, ये वाला बेटा घटक क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। और ये v साइन थीटा क्या करेगा, ये बेटा इस पे क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। अगर हम ये b cos थीटा क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, और ये v साइन थीटा क्या करेगा, इसको, ये दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, और जब लंब होते हैं तो कैसा गति कैसी होती है, वृत्ताकार। यहां बेटा गति कुछ ऐसी होने वाली है, देखो ये, मतलब वृत्ताकार भी होगी और लगातार। वृत्ताकार गति कौन कर पाएगा, b साइन थीटा, और ये आगे कौन बढ़ाएगा इसको लगातार, b cos थीटा। तो इसको बेटा जो आप देखोगे ना, ये एक स्प्रिंग की तरह बन गया। इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स, हेलिक्स, और हिंदी में इसको बोला जाता है कुंडलिनी। क्या बोलते हैं, कुंडलिनी। मतलब जब भी बेटा कोई कण किसी अन्य कोण पर प्रवेश करता है, किसको छोड़कर, 0 डिग्री को छोड़कर और 90 डिग्री को छोड़कर, तब उसका पथ कैसा होता है, कुंडलिनी होता है। अब वो चाहे 10 डिग्री पे पूछे, 20 पे पूछे, 60 पे पूछे, 70 पे पूछे, 110 पे पूछे या 100 डिग्री पे पूछे, हमेशा बेटा पथ कैसा आएगा, कुंडलिनी ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर समांतर पूछे तो रेखीय गति होगी, लंबवत पूछे वृत्तीय गति होगी, और अगर अन्य कोण पे पूछ ले तो कैसी गति होगी, कुंडलिनी गति होगी। कुंडलिनी मतलब ऐसी होती है जो मतलब वृत्ताकार भी होती है, और वृत्त लगातार क्या होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, ऐसे से आगे बढ़ता है, ऐसे से आगे बढ़ता है वो स्प्रिंग, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेल। तो ये कैसी गति हो गई, कुंडलिनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक। अगर हम हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।